नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू क्लास अगेन सबकी कक्षा। मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसको लेकर के कुछ अपडेट आया है। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया है फ़लस्तीन को एज ए स्टेट के रूप में। और अब कुल मिलाकर के 145 से भी अधिक यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट हो गए हैं जिन्होंने फ़लस्तीन को एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसके साथ में न्यूज़ ये भी आ रही है कि फ्रांस भी यूनाइटेड नेशन को एज ए स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करने वाला है मंडे को। इसके साथ में एक और न्यूज़ आ रहा है कि पुर्तगाल जो है वो फ़लस्तीन को एज ए स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि जियोपॉलिटिक्स में इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं इससे किस तरह से रीजनल पावर में एक नया हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हमें अब तक यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खड़े दिखते थे, जो यूरोप अब तक हमें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खड़े दिखते थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े दिखते थे, अब वो कंट्रीज़ उनसे दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। हमें अभी ये दिख रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ये दोनों मिल करके, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इजराइल में है, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इजराइल में। और यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने क्रिटिसाइज़ किया है इस तरह के मूव को जो कि कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लिया गया है। कनाडा को तो उन्होंने धमका दिया। धमका क्या दिया कि इट विल मेक इट वेरी हार्ड, मतलब क्या हुआ कहने का मतलब, टू रीच अ ट्रेड डील विद वॉशिंगटन। अब यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, उन्होंने कनाडा को यहाँ तक धमका दिया कि तुमने तो, यानी कि कनाडा ने फ़लस्तीन को स्टेट के रूप में जो रिकॉग्नाइज़ किया है इससे तुम्हें समस्या होगी। तो कैसी समस्या होगी कनाडा को? कनाडा को ट्रेड डील करने में समस्या होगी जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उनकी बातचीत चल रही है। तो इस तरह से उन्होंने, यानी कि अमेरिका ने कनाडा को धमका दिया। ऐसा बात नहीं है कि कनाडा को ही उन्होंने सिर्फ धमकाया, यूनाइटेड किंगडम के साथ भी उनकी वैसी ही चल रही हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को के रिगार्डिंग इस तरह का कुछ स्टेटमेंट अभी आना बाकी हैं। तो फिलहाल का न्यूज़ ये है कि कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया है और इसके साथ में पुर्तगाल ने भी उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया है। फ्रांस उन्हें रिकॉग्नाइज करने वाला है मंडे को, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होगी। तो अब कुल मिलाकर के 145 से भी अधिक मेंबर कंट्रीज़ हो गए हैं जिन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अगर हम लोग फर्दर देखें तो यूनाइटेड किंगडम के जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पर औपचारिक मान्यता दे दी है। और इसके साथ ही कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देने की उन्होंने घोषणा करी है। ब्रिटेन का कहना है कि ये कदम इजराइल के अवैध कब्जे को खत्म करने और शांति लाने में मदद करेगा। इसके तहत एक नई फ़लस्तीनी सरकार इजराइल के साथ मिलकर काम करेगी। इसमें हमास का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब जहां एक तरफ फ़लस्तीन है और फ़लस्तीन में हमास अपना अड्डा बनाए हुए हैं, फिलहाल के लिए तो अभी तो देख करके ऐसा लग रहा है कि हमास को फ़लस्तीन से अलग करना शायद असंभव होगा। बट ये आने वाले दिनों में हमें शायद पता चल सके कि इस तरह का अगर कुछ हो पाता है तो वहाँ पर शांति स्थापित हो पाएगी। भारत, चीन अब तक, मतलब भारत और चीन समेत अब तक दुनिया के 140 से ज़्यादा देश फ़लस्तीन को देश की मान्यता दे चुकी हैं। अब ब्रिटेन ने इस तरह का फैसला क्यों लिया? तो ब्रिटेन का कहना है कि ये फैसला इजराइल को सज़ा देने के लिए नहीं है, लेकिन अगर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाज़ा में सैन्य कार्रवाई को कम हिंसक तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए किया होता तो शायद ये कदम ना उठाया जाता। अब इस भाई साहब को कौन बताए कि अक्टूबर 7 2023 को जो हुआ, उसी दिन तो ये, मतलब एक तरह से वार की तरह ये हो गया। उसी दिन से ये युद्ध वाली स्थिति पैदा हो गई। तो अक्टूबर 7 को अगर वो वाली घटना नहीं
होती, अगर अक्टूबर 7 को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया होता तो शायद इतनी आगे बात बढ़ती ही नहीं। मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ये मानना है कि इतनी आगे बात बढ़ती ही नहीं। तो उस दिन उन्होंने जो हमला किया तो उस दिन के बाद ही तो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और उस दिन के बाद अब तक लगभग 50,000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं, और लाखों की संख्या में लोग मतलब पीड़ित हैं, भुखमरी के शिकार हो गए, उन्हें खाने को नहीं मिल रहे हैं। और इससे पहले ब्रिटेन के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं डेविड लेमी, उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटेन फ़िलिस्तीन को मान्यता देता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई नया देश तुरंत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि मान्यता सिर्फ एक शांति प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने ऐसा कदम इसलिए उठाया ताकि टू स्टेट सॉल्यूशन की उम्मीद बनी रहे। अब देखो, टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है? टू स्टेट सॉल्यूशन में इजराइल और फ़लस्तीन के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को सुलझाने का एक प्रस्तावित तरीका है, और इसके तहत इजराइल और फ़लस्तीन दोनों को अलग अलग स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी जाएगी। हालांकि इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर के मैंने पहले भी वीडियो किया हुआ है, तो इनके इतिहास के बारे में मैंने वीडियो किया है। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा, आप लोग जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। किर स्टारमर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किर स्टारमर का कहना है कि फ़लस्तीन को मान्यता देना किसी भी तरह से हमास की जीत नहीं है। उनका कहना है कि भविष्य में फ़लस्तीन के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। अब ये बात तो थोड़ा-सा असंभव लग रहा है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी आगे कि क्या होता है। कीर स्टारमर ने जुलाई में कहा था कि ब्रिटेन फ़लस्तीन को मान्यता तभी देगा जब इजराइल और हमास के बीच सीज़ फायर हो, गाज़ा में मानवीय मदद पहुंचाई जाए, और इजराइल पश्चिमी तट पर कब्जे से पीछे हटे और शांति प्रक्रिया के लिए तैयार हो। तब जाकर के ब्रिटेन फ़लस्तीन को मान्यता देगा। ऐसा स्टेटमेंट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के द्वारा जुलाई में कहा गया था। हालांकि इस तरह की चीज़ें अभी तक तो कुछ हुई नहीं है, बट ब्रिटेन ने फ़लस्तीन को एक स्टेट का दर्जा दे दिया है। इजराइल हमास जंग में अब तक 60,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या होती है। जबकि गजा में रहने वाले 20 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, और इसके साथ में जो इतनी तबाही हुई, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, तो मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। यूएस और इजराइल का ये मानना है कि फ़लस्तीन को स्टेट का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, तो उन्होंने अब धमकाना भी शुरू कर दिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज़ हैं, उन्होंने भी ये अनाउंस किया है कि बतौर, उन्होंने प्रेस रिलीज़ करके ये बताया कि वो अब फ़लस्तीन को एक स्टेट के रूप में वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी मान्यता दे दिया गया है। ट्रंप का फ़लस्तीन को मान्यता देने से इनकार है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब अमेरिका के कई राजनेताओं ने ब्रिटेन पर ऐसा न करने का दबाव डाला था। उनका कहना था कि इससे न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा पर असर पड़ेगा, बल्कि गाज़ा में हमास के कब्जे में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों की स्थिति भी और कठिन हो जाएगी। पिछले हफ्ते ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कहा था कि फ़लस्तीन को मान्यता देने को लेकर उसकी राय ब्रिटेन से मेल नहीं खाती है। दूसरी तरफ इजराइल ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और कहा कि फ़लस्तीन को मान्यता देना असल में आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। तो ये रहा कीर स्टारमर और डोनाल्ड ट्रंप। अगर इनके इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस का ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि ये ना सिर्फ ग्रुप 7 यानी कि ये जो G7 है, G7 में शामिल है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भी सदस्य हैं, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर हैं। मिडिल स्टेट की राजनीति में ब्रिटेन और फ्रांस की भूमिका काफ़ी ऐतिहासिक रही है। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन एम्पायर की जब हार होती है तो उसके बाद दोनों देशों ने इस क्षेत्र को अपने हिस्से में बांट लिया था। तब ब्रिटेन को फ़लस्तीन पर अधिकार मिला था। 1917 में ब्रिटेन ने ही बाल्फोर एग्रीमेंट जारी किया था, जिसमें यहूदियों के लिए उनका देश बनाने का समर्थन किया गया था, लेकिन घोषणा पत्र का वह हिस्सा जिसमें फ़िलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी, कभी गंभीरता से लागू नहीं हुआ।
ब्रिटेन लंबे समय से टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है, लेकिन उसकी शर्त यही रही है कि फिलिस्तीन को मान्यता शांति योजना के हिस्से के रूप में ही दी जानी चाहिए। अब ब्रिटेन के अधिकारियों को डर है कि ऐसा समाधान लगभग नामुमकिन होता जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने फिलिस्तीन को स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया। तो कुल मिलाकर के 145 से भी अधिक मेंबर हो चुके हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को एज ए मेंबर के रूप में उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो ये फ़िलिस्तीन के लिए काफ़ी खुशी की खबर है। फ़िलिस्तीन के लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है ये लेकर के आए। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये किसी तरह का कोई सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करे। फ़िलिस्तीन में शांति स्थापित करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। टू स्टेट सॉल्यूशन जो है ये एक अच्छा विकल्प है। टू स्टेट सॉल्यूशन से ही इस युद्ध का समाधान हो सकता है, और इस युद्ध का समाधान तभी संभव हो पाएगा जब अमेरिका इसमें इंटरवीन करे। हालांकि अमेरिका अभी इसराइल के साथ खड़ा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर हमें इसराइल फ़लस्तीन युद्ध में किसी तरह का अगर शांति वार्ता अगर करना है, शांति समझौते पर अगर हमें पहुंचना है, तो यहाँ पर सीज फायर होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें यूएस का इंटरवेंशन होना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी दूसरी बात एक ये भी है कि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी, पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है इसराइल के ऊपर दबाव बनाए अलोंग विद यूनाइटेड स्टेट्स, तभी जा कर के कुछ संभव हो पाएगा। अदरवाइज़ इस तरह के कत्लेआम होते रहेंगे और पता नहीं ये कब तक होता रहेगा। इसराइल का शायद ये मानना है कि वो तब तक ऐसा करेगा जब तक पूरे तरीके से गाज़ा के ऊपर उनका कब्ज़ा ना हो जाए। शायद वो इसी मूड में निकला है, इसीलिए अब तक जो है फ़लस्तीन में शांति स्थापित नहीं हो पाई है। तो ये देखने वाली बात होगी। आगे अगर फर्दर किसी तरह का कोई अपडेट होता है तो मैं उनको लेकर के बिल्कुल एक वीडियो करूँगा। और बाकी इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है, इन चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों की अगर किसी तरह की कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं बिल्कुल ये जानना चाहता हूँ कि आपकी राय इन मुद्दों के ऊपर क्या है। साथियों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।